नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो आप हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में सर्कुलेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें और शेयर करें ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए। ये आपका पत्रकारिता में बड़ा योगदान होगा। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। दरअसल आज हम बातचीत करना चाहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की, यानी 1991 के पूजा स्थल कानून की बातचीत। क्यों? जैसे कि हमारे दर्शक अच्छी तरीके से जानते हैं, इस कानून को लेकर एक लंबा विवाद पिछले कई सालों से छिड़ गया है। पहले ये बात कही जा रही थी कि 1991 के इस कानून के तहत अब किसी मंदिर, मस्जिद, किसी भी पूजा स्थल का सर्वे नहीं किया जा सकता, उसका चरित्र नहीं बदला जा सकता, क्योंकि ऐसा कानून कहता था जो 1991 में बना था। और उस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 के पहले पूजा स्थलों की जो स्थिति थी वो एज इट इज रहेगी, उसमें किसी तरीके का बदलाव नहीं किया जाएगा। उसमें सिर्फ बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के विवाद की वजह से उसको एक अपवाद माना गया था। उस पर भी 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी इस कानून को एक तरीके से भारत की जो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उससे जोड़ने की बात की गई थी। यानी ये बात सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 28 साल बाद पुष्ट कर दी कि पूजा स्थल कानून की वजह से किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च के चरित्र को नहीं बदला जा सकता, ये बहाना करके कि यहां पहले मंदिर था या कोई मस्जिद था या कोई और थी। लेकिन अब पिछले दिनों देखने में आया है, चाहे संभल का मसला हो या फिर अजमेर शरीफ का सवाल हो या ज्ञानवापी मस्जिद का सवाल हो या फिर ईदगाह मथुरा का प्रश्न हो, इसी तरीके से और भी कई जगह पिटीशंस दायर हुई हैं जिनमें अदालतों ने कई जगह तो नोटिस जारी किया और कई जगह सर्वे करने की इजाजत भी दी है। इसके मुतालिक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अभी तक जो इंटरिम है उसमें कहा गया कि इस तरीके के सर्वे पर फौरन रोक लगनी चाहिए। साथ ही स्थानीय अदालतों में इन पर किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हो और कोई फैसला भी ना हो। साथ ही साथ केंद्र सरकार से कहा है कि आप 1 महीने के अंदर अपनी राय दें। अब इस कानून में बहुत सारे लोग बहुत तरीके की खामियां निकालते हैं। उनका कहना है कि इसमें खामियां है और उसको पुष्ट करने की जरूरत है। कुछ लोगों का कहना है कि जो हिस्टोरिक हिस्ट्री है आप उसको निगेट नहीं कर सकते और हिस्ट्री को भी समझने की जरूरत करनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस कानून को ही खत्म करने की वकालत करते हैं। क्या कुछ है इस कानून के तहत, क्या कुछ समस्याएं पैदा हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने किस किस तरीके से इस पर अपना नजरिया रखा है, 2019 के कानून के तहत क्या आगे चीजें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए थी, इन तमाम मसलों में बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर फैजान मुस्तफा साहब, जो कानून संविधान के बेहद ही वरिष्ठ जानकार हैं। देश में उनका बहुत सम्मान है। फैजान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों के बाद आप सत्य हिंदी पे दिखाई पड़े हैं। तो मेरा तो पहला सवाल इसी बात को लेकर ही है कि 2019 पूजा स्थल का जो कानून है, 91 जो कानून है, उसमें आपको लगता है कि कुछ बदलाव की जरूरत है, क्योंकि मामले अब कई अदालतों में पहुंच रहे हैं, और अगर है तो क्या? बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष। मैं लॉ इतने सालों से पढ़ाता हूं। हर कानून में कोई ना कोई कमी हो सकती है। भारत के संविधान में अब ये कहा जा रहा है कि साहब इतने 19 संशोधन होने चाहिए अगर हमको वन नेशन वन इलेक्शन करना है। संविधान में अगर आप 100 से ज्यादा अमेंडमेंट कर चुके हैं, इसका मतलब ये कि संशोधन की गुंजाइश थी और संविधान में बदलाव की जरूरत थी। लेकिन जो मुकदमा अदालतों में है और आज का कानून है, उस कानून को समझिए कि वो कानून ये कह रहा है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने। एक तो ये कि इस कानून का जो उद्देश्य है, जो प्रस्तावना में लिखा, वो ये है कि हम इस पर पाबंदी लगाएं कि किसी भी जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको बदला जाए और जो उसका कैरेक्टर था उसी कैरेक्टर को मेंटेन किया जाए। और फिर ये कहा गया कि साहब कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप जो है उसको चेंज नहीं किया जाएगा, जो भी उसका कैरेक्टर रहा हो। 15 अगस्त 1947 में अगर कोई मुकदमा किसी अदालत में पेंडिंग है
तो उसके लिए कहा गया कि साहब वो मुकदमा इस नए कानून के तहत जो है वो तय किया जाएगा, और ऐसी कोई अगर अपील है, कोई प्रोसीडिंग है, तो वो अबेट करी जाएगी। फिर कहा गया कि अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें कोई प्लेस ऑफ वर्शिप जो है उसको भी तब्दीली की गई 15 अगस्त 1947 के बाद, तो ऐसा हर केस इस कानून के तहत डिसाइड हो। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट किए गए, जिसकी वजह से कुछ लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि एक विंडो खोल दी जाए जी। और उस विंडो के जरिए केसेस फाइल करके सर्वे कराए जाएं। वो बड़ी लिमिटेड विंडो जो है वो सेक्शन 4 में है, जिसमें देखिए क्या बात कही जा रही है कि जो एंशियंट या हिस्टोरिकल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर यह कानून नहीं लागू होगा, या यह कानून उन पर लागू नहीं होगा जहां पर पार्टीज ने कोई आपस में समझौता कर लिया हो, या यह कानून उन पर लागू नहीं होगा जहां पर अदालत ने कोई फैसला दे दिया हो। तो ये सारे एक्सेप्शन क्रिएट किए गए। अब इसमें जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट वाला मामला है, उसके लिए आप जानते हैं कि कोई भी ऐतिहासिक बिल्डिंग जो 100 साल से ज्यादा प्राचीन हो, उसको भारत सरकार जो है वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एक्ट के तहत 1958 का लॉ है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर सकती है। अजीब बात यह है कि जितने अभी केसेस चले हैं उसके शेड्यूल को मैंने देखा आशुतोष भाई, उसमें ना जी। तो संभल की मॉस्क उसमें शेड्यूल में शामिल है, ना अजमेर की दरगाह शामिल है उसमें। तो बेसिकली उस लॉ की जिसकी बात की जा रही है उसमें तो उसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर ही नहीं किया गया, लेकिन किया जा सकता है। लेकिन जो चीज हमने इग्नोर कर रहे हैं कि ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके ऊपर कौन सा लॉ लागू है, ये अभी तक पब्लिक डिबेट में आ नहीं रही बात। इसके ऊपर ये 58 वाला लॉ है, और ये लॉ दो चीजें बड़ी खास तौर से कह रहा है। एक तो ये कह रहा है कि साहब अगर कोई ऐसा प्लेस है जो रिलीजियस कैरेक्टर का है और वो प्रोटेक्टेड है, तो कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जो उसके रिलीजियस चरित्र को बदलेगा या उससे भिन्न होगा। ये सेक्शन 16 है, जिसमें कहा जा रहा है कि कोई भी संरक्षित मॉन्यूमेंट जिसको भारत सरकार मेंटेन करती है, या कोई दरगाह या श्राइन, वो किसी भी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी सिवाय उसके जो उसका वो कैरेक्टर है। इसका मतलब जो कंट्राडिक्शन ढूंढी जा रही है लॉ में, जो कमी बताई जा रही है, वो बेसिकली नहीं है। उसके बाद अजीब चीज है, ये जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक फ्लड गेट खोला, ये सब तो अलग बात होगी, लेकिन इसी लॉ में आप देखें तो एक सेक्शन 20O है, ये मैं 58 के लॉ की बात कर रहा हूं, एंशिएंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। आप देखिए कि कितनी साफ भाषा में कहा जा रहा है, कोई सिविल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं होगा, अधिकार नहीं होगा किसी भी ऐसे मामले में जिसमें एएसआई को अधिकार है। तो ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को गोली मारिए, ये तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट के तहत भी नहीं कोई अदालत सुन सकती थी। इसमें अधिकार अगर कोई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को है। साफ तौर से सेक्शन 20O कह रहा है कि कोई सिविल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं होगा किसी भी मैटर में जिसमें एएसआई को अधिकार है, और ऐसी कोई प्रोसीडिंग जो है जिसके बारे में पावर एएसआई को है कोई और नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से जो ये सिविल कोर्ट्स ने ये पेटिशंस इंटरटेन की, कहीं पे सर्वे ऑर्डर किए, उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट छोड़ भी दे तब भी उसमें प्रॉब्लम है। समझिए वर्स केस सिनेरियो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो सरकार रिपील कर दे, खत्म कर दे इस कानून। कल जस्टिस केवी विश्वनाथन ने इस बात को रेस किया इनडायरेक्टली कि 91 के लॉ के अलावा भी जो देश का कानून है, और जाहिर है कि ये कानून है 1958 का जो है, इसके तहत सिविल कोर्ट को पावर ही नहीं है।
इन्होंने जितने भी ये केसेस हुए हैं इसमें क्या किया है कि इन्होंने जैसे संभल का केस ले आप या अजमेर शरीफ का, इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल को एक लेटर भेज दिया पिटीशन का रजिस्टर्ड पोस्ट से। आप देखें संभल में क्या ज्यादती हुई। भारत सरकार के होम सेक्रेटरी को भेज दिया, भारत सरकार के संस्कृति सेक्रेटरी को भेज दिया, एएसआई के 2 अधिकारियों को भेज दिया और डीएम को भेज दिया, और जो वहां की जामा मस्जिद संभल है उसकी इंतजामिया को नहीं भेजा। उनके बारे में कह रहे हैं उन्हें पता ही चल गया होगा। आप सोचिए कि जुलाई 2024 में ये आप लास्ट डेट्स में जुलाई की भेज रहे हैं 28-29 को, 3 अगस्त को वो रिसीव हो रहा है एएसआई में। तो पावर तो एएसआई की है, एएसआई इसमें जो करे, कोर्ट का तो कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं था इसमें। लेकिन संभल की कोर्ट को आप ले कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तो मैं बात ही नहीं करना चाह रहा हूं। हमारे लॉ में आशुतोष भाई एक प्रिंसिपल कहते हैं रस जुडिकेटा। आपके और मेरे बीच में मुकदमा है एक घर को लेके, उसमें एक अदालत ने फैसला दे दिया, अब उस मुकदमे को दोबारा आप रीओपन नहीं कर सकते। संभल के केस में छेदी सिंह के नाम के एक आदमी ने 1877 में ये कहा कि साहब ये यहाँ पे तो मंदिर था और इसके लिए वो होना चाहिए, और वो हुआ मामला। उसके बाद जो वहां के लोग थे मुस्लिम पार्टी, वो मुरादाबाद की अदालत में गए। मुरादाबाद की अदालत को जुरिस्डिक्शन था क्योंकि संभल पहले मुरादाबाद की एक तहसील था। उस अदालत ने बड़ा इंटरेस्टिंग जजमेंट है। अदालत कह रही है कि मैं खुद गया, जज साहब खुद गए, उन्होंने सारा देखा मस्जिद को चारों तरफ से, और उसके बाद बड़ा लंबा उन्होंने जजमेंट दिया कि ये इसमें गवाह आए, और कई गवाह जो थे, कोई डिप्टी कलेक्टर है, कोई बड़ा जमींदार है, उन्होंने कहा सारे गवाह टूट गए। जब उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, कोई एविडेंस ऐसी नहीं दी जा सकी जिससे ये साबित होता कि ये मंदिर था या मंदिर की तरह कभी इस्तेमाल हुआ, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये मस्जिद है। उसके बाद फिर अपील गई इलाहाबाद हाई कोर्ट। अपील में हाई कोर्ट ने 1879 में ये कहा कि ऑन एविडेंस, फैक्ट्स एंड लॉ, जो मुरादाबाद की अदालत का फैसला है वो बिल्कुल सही है। तो मुरादाबाद चंदोसी की वो कोर्ट जिसने आनन फानन में इस केस को सुना, वो रेस जुडिकेटा को वायलेट किया। वो तो हमारे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का हिस्सा है जी 11, और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का भी उल्लंघन किया क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है। तो संभल के केस में अब सर्वे हो ही नहीं सकता क्योंकि उसका तो जो कैरेक्टर है वो तो डिटरमिन हो चुका। जिस चीज का कैरेक्टर डिटरमिन हो गया उसको आप रीओपन नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे तो अभी आप जो भी सवाल करेंगे मैं जवाब दूंगा। उस लॉ को छोड़ भी दे रहे हैं तब भी हमें ये लगता है कि जो आज लॉ एग्जिस्ट करता है उस लॉ के हिसाब से ये केसेस समाज में दरार पैदा कर रहे हैं, सांप्रदायिकता पैदा कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों में अविश्वास की भावना जगा रहे हैं, उनके दिल में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं, जो देश के लीगल सिस्टम के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि जनतंत्र में जो बहुसंख्यक हैं वो तो संख्या के आधार पर सरकार बनाते हैं, अपने हितों की खुद रक्षा कर सकते हैं। संविधान और न्यायपालिका बेसिकली अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हैं। तो बिना दूसरी पार्टी को सुने, बिना इस केस में, अच्छा पेटिशन में लिखा था, ये अजीब बात है कि पेटिशन में जो सर्वे करवाने वाले थे उन्होंने लिखा था कि इस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला इस पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक फैसला आ चुका है और वो मुस्लिम पार्टी ने कुछ फैब्रिकेट कर ली थी एविडेंस। तो ये फैक्ट उस जज के सामने था कि कोई पुराना फैसला 150 साल पहले हो चुका है, उसको पहले इस पार्टी को कहना चाहिए था कि तुम वो फैसले की कॉपी लाओ, लेकिन उसने नहीं किया। और फिर वो एक दिन सर्वे हुआ, फिर वो अगले दिन बहुत शॉर्ट नोटिस पे हुआ, उसके बाद कुछ लोगों की जानें चली गई। किसी भी जगह अगर एक भी व्यक्ति की जान जाए
तो मैं ये समझता हूं कि ये चीज बहुत बुरी है देश के लिए और देश की छवि के लिए बुरी है। जो जज महोदय ने संभल के मामले में फैसला दिया, लीगली अगर मैं पूछूं, जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछूं, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है क्या? नहीं, अब देखिए आशुतोष भाई के जजेस जब न्यायिक कार्य कर रहे हैं तब उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, वरना वो स्वतंत्रता से काम नहीं कर पाएंगे। जजेस इंसान हैं, इंसानों से गलती होती है। जब निचली अदालत का जज कोई गलती करता है तो आप अपील में हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट का जज गलती करता है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से गलती हो तो आप रिव्यू पिटीशन में जाते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन में जा सकते हैं। लेकिन ये कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि किसी भी जज के किसी जुडिशियल फैसले की वजह से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो फिर हमारी जो इंडिपेंडेंस है जजेस की उसको अंडरमाइन करेगा। लेकिन अक्सर जजमेंट्स गलत होते हैं, कोई खास बात नहीं है, जजेस भी हमारे समाज से आते हैं, ठीक है, और उनसे गलती हो सकती है। कानून का इंटरप्रिटेशन है, वो इंटरप्रिटेशन किसी से भी गलत हो सकता है। बिल्कुल फजान भाई, अपने अधिकारों के हस्तांतरण में गलती हो ये तो सही है, लेकिन क्या कभी यह भी डिटरमाइन होगा कि आपने जो जजमेंट दिया या अपने अधिकारों का जो आपने इसको एग्जीक्यूट किया उसके पीछे कोई नियत भी ठीक थी या नहीं ठीक थी? खैर वो एक अलग तरीके का प्रश्न हो जाए, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मेरा अगला सवाल इस बात को लेकर है कि जो सुप्रीम कोर्ट में 2020 में जो पिटीशन दायर की गई उसमें पूजा स्थल कानून को लेकर यह कहा गया कि दरअसल इस कानून को रिट्रोस्पेक्टिवली लागू किया गया है, इसलिए ये ठीक नहीं है और कानून को रिट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं करना चाहिए। उनका कहना यह था कि दरअसल 1991 में कानून बनता है, आप उसको 1947 15 अगस्त 1947 उसको लागू मानते हैं, तो क्या कानून की नजर में पूजा स्थल कानून में ये एक गलती थी, खामी थी, और क्या उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए, या जो तर्क दिया जा रहा है उस तर्क में दम नहीं है? तर्क में बिल्कुल दम नहीं है आशुतोष भाई। देखिए हमारे सिस्टम में जैसे टैक्स लॉ है, सिविल लॉ है, ये रिट्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं। डिक्लेरेटरी लॉ रिट्रोस्पेक्टिव हो सकता है। इस कानून में खास तौर से यह बात कही जा रही है कि इट इज डिक्लेयर्ड कि रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। क्रिमिनल लॉ में आप रिट्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकते। अच्छा, इसी कानून से एग्जाम्पल देता हूं। इसी कानून में यह लिखा है कि अगर किसी ने कन्वर्ट किया तो उसे 3 साल की सजा होगी, अगर किसी ने कन्वर्ट करने का अटेम्प्ट किया उसे भी 3 साल की सजा होगी, अगर किसी ने कन्वर्ट करने की साजिश की या उकसाया उसको भी सजा होगी। और इन तीनों मामलात में क्योंकि सजाएं आ गई और ये हमारा जो है एक क्रिमिनल लॉ का हिस्सा बन गए सजाएं, इनको उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव नहीं किया। यानी इस लॉ में क्रिमिनल प्रोविजन है, क्रिमिनल लायबिलिटी के, वो प्रोस्पेक्टिव ही है। बात ये कही जा रही थी कि कट ऑफ डेट क्या हो। लॉ रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, लॉ एक कट ऑफ डेट बता रहा है। वो कट ऑफ डेट जो है, आप सोचिए जैसे कानून जो है वो पब्लिक पॉलिसी पे चलता है। आप जब 17 साल 364 दिन के हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कोई माइनर है, आप वोट भी नहीं दे सकते। अब एक दिन में कोई बुद्धा की तरह आपको केवल्य प्राप्त नहीं होगा 24 घंटे में, लेकिन कानून ने एक डेट फिक्स की कि 18 साल पे हम आपको वोटिंग का राइट देंगे। 18 साल पे अगर आप लड़की हैं आप शादी कर सकते हैं, 21 साल पे लड़का है तो शादी कर सकते हैं, और 18 साल पे हैं तो आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक लॉ कट ऑफ डेट बताता है। इस लॉ ने एक कट ऑफ डेट बताई कि किसी भी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर अगर डिटरमिन करना हो तो जो डेट अदालत देखेगी वो डेट होगी 15 अगस्त 1947। और वो बिल्कुल सही है। दरअसल पेटिशनर्स कई तरह की बात कह रहे हैं डेट को लेके। एक उनकी डिमांड कुछ पेटिशनर्स की ये है कि साहब इसको तो ले जाना चाहिए 712 ईस्वी, जब मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हराया सिंध में।
जबकि आप ये सोचिए, इस्लाम तो मालाबार कोस्ट पे मोहम्मद बिन कासिम से बहुत पहले आ गया था, प्रॉफिट की लाइफ में आ गया था। रियल इस्लाम तो इंडिया में नीचे आया, साउथ में, इधर से तो आक्रमण करने वाले लोग आ रहे थे। दूसरा, वो कहते हैं कि नहीं साहब, ये होनी चाहिए पहली बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध, वो है 1526। तो कह रहे हैं नहीं, 1526 होनी चाहिए। अब ये भूल जा रहे हैं 1526 वाले कि 2006 से 1525 तक भी दिल्ली में दिल्ली सल्तनत थी और 5 मुस्लिम वंश शासन कर चुके थे। ये अलग बात है कि वो मुस्लिम भी थे, उनमें कुछ राजपूत भी थे और सब था। फिर तीसरी चीज जो है वो कही जा रही है कि साहब ये डेट सही है, 15 अगस्त 1947। मैं समझता हूं कि 15 अगस्त 1947 डेट सही है, क्योंकि देश कॉलोनियल रूल से बाहर आ गया, एक मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हो रही है, एक नया संविधान अब हम बनाने जा रहे हैं। तो हमने कहा कि साहब ये हमारे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जब हम दास्ता की बेड़ियों को काट दिया और हम स्वतंत्र हो गए और हमने अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन कर लिया कि हम खुद अपने ऊपर राज करेंगे। वो सबसे मैं समझता हूं मुनासिब डेट है। और चाहे जो भी फैसला हो लॉ पे सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन ये डेट अपहोल्ड होगी आशुतोष भाई। बिल्कुल। फजान में एक और सवाल, एक और तर्क दिया जा रहा है, एक तर्क और दिया जा रहा है कि दरअसल इस देश के अंदर जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन है और वो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस भी डिफाइन होती है और हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है वो भी डिफाइन होता है। तो अगर कोई कानून अगर पार्लियामेंट ने बना रखा है तो उसकी जुडिशियल रिव्यू की बात क्यों नहीं की जानी चाहिए? क्यों नहीं उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस पर चर्चा हो, उस पर बातचीत हो और लोग उसकी जो रैशनल है या उसकी जो लीगैलिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, उसको टेस्ट किया जाए? क्या इस तर्क में दम है या ये भी बहाना है? नहीं आशुतोष भाई, देखिए ये इन सारी पेटिशंस का समझिए आत्मा है। इस पूरे लॉ का सबसे कंट्रोवर्शियल पहलू ये है कि क्या ये लॉ जुडिशियल रिव्यू को एक्सक्लूड कर रहा है। अब इसको जरा समझें, नुआंस्ड है। इस लॉ की संवैधानिकता तो देखिए कोर्ट देख रही है। अगर कोर्ट इसको कहेगी असंवैधानिक, लॉ खत्म। अगर कोर्ट ने कहा यह संवैधानिक है तो फिर ये इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं एक्सटेंड हुआ, इफेक्ट हुआ। इफेक्ट क्या बात कही जा रही है कि किसी कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं होगा इस मैटर को सुनने का कि एक धार्मिक स्थान को दूसरे धर्म का बना दिया जाए, इसको सुनने का। तो यह है जुडिशियल रेमेडी का एक्सक्लूजन। अब जुडिशियल रेमेडी का एक्सक्लूजन जो है, जाहिर है कि अच्छी चीज नहीं है, लेकिन एक पब्लिक पॉलिसी डिसीजन ले रही है संसद के देश में इस तरह के विवाद उठ रहे हैं। उन विवादों का कोई भी न्यायोचित हल ढूंढा जाना मुश्किल है। अयोध्या के केस में भी आशुतोष भाई देखिए, न्याय नहीं किया जा रहा, बल्कि शांति और सद्भावना बनाने के लिए जी एक पक्ष को मंदिर बनाने की इजाजत दे दी जा रही है और दूसरे पक्ष को एक बड़ा प्लॉट दिया जा रहा है, दुगना तकरीबन। यानी ये जो मंदिर वाली जगह है ये तकरीबन 2.5 एकड़ होगी, उनको दिया जा रहा है 5 एकड़। अगर कोई पार्टी केस हारती है तो उसको तो कुछ भी नहीं मिलता है ना। तो आप ये सोचिए कि अयोध्या के केस में एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बिल्कुल सेंट्रल आर्गुमेंट विश्व हिंदू परिषद का था कि एक राम मंदिर को तोड़कर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई, ये कोर्ट ने कह दिया साबित नहीं हुआ जी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी ये बात कह दी कि साबित नहीं हुआ। मैंने लिखा था हिंदू के आर्टिकल में कि बाबरी मस्जिद के केस में 8-10 बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल मुसलमानों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड की। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कहीं पे खुदाई करके कुछ मिल जाए, उसके बिना पर ओनरशिप और टाइटल तय नहीं होगा। अयोध्या के भी केस में उन्होंने एएसआई के बेसिस पे केस नहीं डिसाइड किया है, तो ये भी मुसलमानों के पक्ष की बात है। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि इसमें ये एक कमजोर कड़ी है इस लॉ की,
और जो इस लॉ के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में जिन्हें बहस करनी है, उनको इस आर्गुमेंट को मीट करना होगा, कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा कि ये स्ट्रॉन्ग पब्लिक पॉलिसी डिसीजन है, जुडिशियल रिव्यू का इसमें एक्सक्लूजन नहीं है, जुडिशियल रेमेडी का एक्सक्लूजन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच अयोध्या में कह चुकी है कि न्यायपालिका का मुगल शासकों के अत्याचार या प्राचीन काल के राजाओं के अत्याचारों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है कि लॉ जो है और अदालत जो है वो सही फोरम नहीं है उसके लिए कि आप जो पास्ट में मिस्टेक्स हो चुकी हैं उसको ठीक करें। रेट्रोग्रेशन, नॉन रेट्रोग्रेशन का प्रिंसिपल है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात मैं कह रहा हूं इस समय आपसे जी कि यहां मेरी कोई प्रॉपर्टी है, उस पे आप कब्जा कर लें, मैं अदालत जाऊंगा और मैं ये कहूंगा ये मेरी प्रॉपर्टी है। अगर मुझे इजाजत नहीं है केस फाइल करने की तो ये बड़ी बुरी बात होगी। यहां कोई भी आदमी ऐसा नहीं आ रहा है कि ये लैंड मेरा है, वो एक क्लेम कर रहा है किसी किताब के बिना पर कि साहब यहां पे मंदिर था, या ये हमारी आस्था है कि यहां पे जो है 10वें अवतार आएंगे। आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लेकिन कोई राइट टू प्रॉपर्टी जो है क्लेम करने वाला ओनर कोर्ट के सामने नहीं है जिसको ये लॉ रोक रहा है। तो ये कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमको यहीं पर पूजा करनी है, और उन लोगों का एक अधिकार समझिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लेकिन फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि मुझे इसी जगह पूजा करनी है। फैजान भाई, पूजा करने का। फैजान भाई, एक सवाल है जो थोड़ा सा संवेदनशील मुझे लगता है और उस पर चर्चा होनी चाहिए कि जो 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो पूरी तरीके से लीगलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला नहीं था, बल्कि शांति को ध्यान में रखते हुए पब्लिक पॉलिसी के तहत तो फैसला दिया गया। क्या उस फैसले ने इन तमाम पिटिशंस के लिए रास्ता खोल दिया? एक तो पहला सवाल इसी बात को लेकर ही है। दूसरा, उसी फैसले में यह भी कहा गया कि वर्शिप एक्ट जो है उसको कहीं ना कहीं बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ने की बात की गई है, और एक तरीके से यह भी इशारा किया गया कि भविष्य में अब इस तरीके के किसी मामले की चर्चा नहीं होनी चाहिए, ना उसके बदलाव की कोशिश करनी चाहिए। अब ये दो चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी मुझे लगता है एक ही जजमेंट में है। अब इस पर आपकी क्या दृष्टि है? नहीं, ये उस जजमेंट में नहीं है आशुतोष भाई। देखिए, उस जजमेंट में ये बात आपकी सही है कि उन्होंने न्याय से ज्यादा बहुत शांति, सद्भाव, समाज में झगड़े खत्म हो, इसको वरीयता दी। ये बात भी सही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कई पैराग्राफ्स में इस जजमेंट में कही गई। ये भी बात कही गई कि भविष्य में इस तरीके के मामला ना आए, इसलिए संसद ने यह कानून बनाया, और ये कानून जो है ये हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर बेस्ड है। ये तीनों बातें सही हैं। तो 2019 के जजमेंट में कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं ये इस तरह की पेटिशंस फाइल हुई। अफसोस ये हुआ कि देखिए 2019 के इस जजमेंट के बाद, जिसको मुसलमानों ने बहुत होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया कि चलो एक मामला था, हमने कहा था अदालत जो फैसला करेगी वो फैसला हम मानेंगे, अब ये झगड़े खत्म हो बहुत जल्दी, 1 साल के अंदर अंदर। और कोविड के दौरान आप ये देखिए कि हमारी प्रायोरिटीज और प्राथमिकताएं क्या हैं देश की। कोविड के दौरान पेटिशंस फाइल हो रही हैं। एक तो इस कानून की संवैधानिकता को चैलेंज करने के लिए बात सही है कि 2019 के जजमेंट में संवैधानिकता सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थी, लेकिन इस लॉ के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट के एक जज ने की थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई बात कही तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो बिल्कुल ही इररेलेवेंट बात थी, ऐसा भी नहीं। ये जो बाद में केसेस फाइल हुए, ज्ञानवापी और फिर मथुरा और फिर संभल और बदायूं और फिर जौनपुर और फिर अजमेर की दरगाह,
ये जो मामला शुरू हुए, ये 2022 में जब मौखिक ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कर दी कि ये जो 91 का लॉ है, ये कन्वर्जन किसी प्लेस का तो प्रोहिबिट करता है, लेकिन सर्वे प्रोहिबिट नहीं करता। उसकी वजह से एक फ्लड गेट खुल गया। अगर आप कन्वर्ट कर ही नहीं सकते तो फिर ये जानने से क्या फायदा। उर्दू में एक चीज कही जाती है आशुतोष भाई, गुनाहे बेलज्जत। ऐसा गुनाह करने से क्या फायदा जिसमें कुछ मजा भी ना आए। मजा भी ना आए। अब इसमें आप ये देखिए कि समाज में अननेसेसरी झगड़े होंगे जी, समाज में अननेसेसरी कम्युनल वायलेंस संभल में हो ही गई। मैं ये समझता हूं और मैंने बार बार ये बात कही है कि इंडिया को अगर एक विकसित देश बनना है तो जरा ये धर्म की महत्ता थोड़ी कम होनी चाहिए। बिल्कुल, धर्म की बात पब्लिक स्क्वायर में कुछ कम होनी चाहिए। हमारी धर्मनिरपेक्षता की सबसे बड़ी विफलता यह है कि इसमें बहुत ज्यादा धार्मिकता आ गई है, उन्माद की हद तक आ गई है। तो एक्सेसिव रिलीजियोसिटी है और इट इज डिवाइड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म नहीं है इसमें। रिचुअलिस्टिक बहुत है, हर समय हम पूजा कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, डीजे कर रहे हैं, मस्जिद के सामने खड़े हो के बहुत जोर जोर से कर रहे हैं, लेकिन जो एक स्पिरिचुअलिटी है, जो कि एसेंस है किसी धर्म की, वो नहीं है। तो जब देश धर्मों की तरफ ज्यादा देखेगा, धर्म सारे पुराने हैं, तो रूढ़िवादिता बढ़ेगी। आपका विकसित होने का सपना जो है साकार होने में फिर वो अड़चन आएगी। फैजान भाई, आप थोड़ा सा, मैं आप उसमें संशोधन करूंगा जो आपने कहा एक्सेसिव रिलीजियोसिटी ऑफ, जिसे कहते हैं ना कि सेकुलरिज्म या जो कुछ भी कहिए, मैं उसमें एक शब्द जोड़ूंगा, एक्सेसिव पॉलिटिकल रिलीजियोसिटी ऑफ सेकुलरिज्म। वो मेरे ख्याल से ज्यादा। सुषमा स्वराज जी का मध्य प्रदेश में आशुतोष स्टेटमेंट था उस जमाने का, जब राम जन्मभूमि का मूवमेंट चल रहा था, कि ये धार्मिक मामला नहीं है, राजनीतिक है, और हमें इससे बहुत राजनीतिक लाभ होने वाला है, जो उन्हें हुआ है। बिल्कुल। अब मेरा एक सवाल है जो बड़ा बुनियादी सवाल है। सवाल इस बात को लेकर कि इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हर दूसरे दिन ऑब्जर्वेशंस देते हैं। क्या वो ऑब्जर्वेशंस कानून हो सकते हैं या कानून माना जाए? और क्या उसके आधार पे जो पिटिशंस आई उसको हम उस रास्ता बन जाए कि हम, चूंकि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कोई बात कही, उन्होंने कहा कि असर्टेनमेंट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द रिलीजियस प्लेसेस इज नॉट इंस्टॉल्ड बाय प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से किसी भी धार्मिक स्थल का चरित्र की पहचान करना इससे रुकता नहीं है, बाधित नहीं होता है। ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये कोर्ट का फैसला नहीं है। तो जब कोर्ट का फैसला नहीं है तो फिर बाकी की अदालतों ने ये क्यों मान लिया कि उनके लिए अब रास्ता खुल गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल के लिए उसकी पहचान, उसके चरित्र की पहचान के लिए अब रास्ता खुल गया है? क्यों ऐसा हुआ? ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, जो लॉ है कि जो चीज ऑर्डर में लिखित में नहीं है उसकी कोई हैसियत नहीं है। जो जजेस बोलते हैं, चाहे वो प्रश्न करते हों या कोई टिप्पणी करते हों, वो केस को समझने के लिए कर रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात थी कि वहां सर्वे अलाउ कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि एक नीचे की जो अदालत है, सिविल कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में आप सोचिए कि हिरार्की में बहुत नीचे का मामला है। और ये बात कल कही सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या सिविल कोर्ट्स आर इन रेस विद द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, यस, तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का जजमेंट है राइटिंग में, 900 पेज, वो तो आप नहीं मानेंगे। और वो मौखिक टिप्पणी जो एक जज ने की और उसके ऑर्डर में नहीं है, उसके बिना पर आप पिटीशन सुनेंगे। ये तो बिल्कुल एक नया जूरिस्प्रूडेंस है और ये देश के लीगल सिस्टम में इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। बट फैजान भाई, ये नया जूरिस्प्रूडेंस है या टोटली इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? नहीं, जो जज की ऑब्जर्वेशन है वो कानून है ही नहीं। देखिए, कानून है ही नहीं।
जो आर्टिकल 141 है संविधान का, वो कहता है लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो चीज जज ने डिक्लेयर ही नहीं की, उसके ऑर्डर में कहीं लिखी ही नहीं है, तो वो तो वैसे भी नहीं हो सकती। आप ये देखिए, मैं जरा सा आपको एक माइनर बात बताता हूं। जैसे जजमेंट है 900 पेज का, ये पूरा जजमेंट भी लॉ नहीं होता है। किसी भी जजमेंट में दो चीजें होती हैं आशुतोष भाई। एक को कहते हैं रेशियो डेसिडेंडी। रेशियो डेसिडेंडी का मतलब है रीजन फॉर द डिसीजन, ये कानून है। एक होता है ऑबिटर डिक्टा, कि जज ने कोई पासिंग ऑब्जर्वेशन कर दी। जैसे जजमेंट में भी अगर जज कोई पासिंग ऑब्जर्वेशन कर दे जो राइटिंग में होगी, वो भी लॉ नहीं है। लॉ सिर्फ होती है रेशियो डेसिडेंडी। यानी केशवानंद भारती का जजमेंट तो 1000 पेज का है, लेकिन उसमें लॉ सिर्फ इतना सा है कि संसद जो है वो संशोधन करते समय संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित कर सकती है, पर उसके मूलभूत ढांचे को वो उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। ये है रेशियो उसका। उसमें बहुत सा ऑबिटर डिक्टा हो सकता है। तो पासिंग रेफरेंसेस जज के हैं, पासिंग ऑब्जर्वेशन, वो लॉ है ही नहीं। अगर लॉ है नहीं तो कोई भी कोर्ट उससे बाउंड नहीं है। बिल्कुल। मुझे मालूम है कि आपको निकलना भी है, बट मेरा आखिरी सवाल इस बात को लेकर, सुप्रीम कोर्ट में अब जो सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम एक तरीके से राहत दी है, उसको आप किस नजर से देखते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला किया है, इसलिए क्योंकि ये जो तरह तरह की पेटिशंस फाइल हो रही हैं। आज सुबह हम पढ़ रहे थे बदायूं में एक बुद्धिस्ट प्लेस जो है उसको तोड़ ताड़ के कुछ उसमें हिंदू प्लेस बनाने की कोशिश की गई, और ये इस तरह की कई और पेटिशंस आ रही हैं। तो समाज में हार्मनी लाने के लिए कोर्ट ने कहा साफ तौर से, जब स्टे को विरोध किया गया, कि जब हम सुन रहे हैं, हम एग्जामिन कर रहे हैं, तो कोई और कैसे सुन सकता है? ये बात आई वहां पे। तो कोर्ट ने ये बात कही कि भाई हम देखेंगे इसके सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में क्या प्रॉब्लम है, ये संवैधानिक है या नहीं है, क्या ये न्यायिक प्रक्रिया को समाप्त करता है, जुडिशियल रिव्यू को एक्सक्लूड करता है, और उसके बाद इसकी क्या एक्सटेंट होगी। क्योंकि अक्सर आपको मालूम है कि कोर्ट लॉ को रेड डाउन कर देते हैं। लॉ मौजूद रहेगा लेकिन वो कहेंगे इसका मतलब ये नहीं, अब इसका मतलब ये होगा। जैसे अगर हो सकता है कोर्ट ये कहे कि साहब ऐसा है कि सिविल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं होगा, इस मामले में सिर्फ संवैधानिक अदालतें सुनेंगी। अगर ऐसा कोई मामला है तो सारी सिविल कोर्ट का खत्म हो जाएगा, लॉ भी रहेगा, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ केस फाइल होगा, या कोई और चीज। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर यह बात कही। तो मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस खन्ना ने बड़ा अहम और बड़ा मैच्योर और बड़ा ऐतिहासिक स्टे किया है, क्योंकि न सिर्फ उन्होंने ये कहा कि अब कोई नया केस रजिस्टर नहीं होगा, बल्कि उन्होंने कहा कि जो केसेस चल रहे हैं उनमें भी कोई कोर्ट कोई सर्वे या सर्वे पर कोई ऑर्डर या कोई फाइनल ऑर्डर पास नहीं करेगा। तो कल पूरी तरह से जो लोग इन पेटिशंस का विरोध कर रहे थे उनकी जीत हुई है, और सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच ऐसा लगता है मुझे कि इस मामले में फरवरी में जब सुनवाई होगी कि चीफ जस्टिस खन्ना के रिटायरमेंट से पहले उनके टेन्योर का जो वन ऑफ द मेजर जजमेंट होगा वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान मुस्तफ़ा साहब। जो कदम जस्टिस संजीव खन्ना ने उठाया, ये कदम हिंदुस्तान के दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उठा सकते थे, क्योंकि ये पिटिशन 2020 की पिटिशन थी। 2020 में इसको चैलेंज किया गया था। क्यों उसको 4 साल तक नहीं सुना गया, और क्यों भारत सरकार से जब कहा गया कि आप इसके बारे में अपना पक्ष रखिए, उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। अगर होता तो शायद बहुत पहले ही इस मसले का निपटारा हो गया होता। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक्सेसिव रिलीजियोसिटी नहीं, बल्कि एक्सेसिव पॉलिटिकल रिलीजियोसिटी शायद अब एक बहुत बड़ा मुद्दा इस देश के अंदर बन गया है, और उस पर भी गंभीर चर्चा होनी चाहिए। वो कौन लोग हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे के कारण। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर।
धन्यवाद।